नमस्कार दोस्तों, आज है 22 फरवरी 2025 और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बहुत ही सेलेक्टिव प्रश्न है इस वीडियो में, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बन रही है। और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए, हर साल अब 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, तो ये जो है यूनेस्को के द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह थीम पर। देखिए, आपको बता दें, ये जो सेलिब्रेशन था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का, ये यूनेस्को के पेरिस फ्रांस हेडक्वार्टर में जो है आयोजित किया गया था इस साल। और आपको बता दें, 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने 21 फरवरी के दिन को डिसाइड किया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए। तो याद रखिएगा, 21 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मना रहे हैं। कब से? 1999 से ही। और अगला प्रश्न है कि मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, मिजोरम का जो स्थापना दिवस है ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। और देखिए, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। और मिजोरम में वर्तमान में कुल 11 जिले हैं। इसकी राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा। देखिए, जितने भी भारत के राज्य हैं, तो जो आज़ादी के बाद जो है जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि उनका स्थापना कब हुआ था, किस तिथि को, यानी कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें अपडेट करते रहता हूँ। तो याद रखिएगा, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और एक और राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, तो इसका स्थापना दिवस भी जो है 20 फरवरी को ही मनाया जाता है। याद रखिएगा, 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको बता दें, देखिए ये भी 20 फरवरी 1987 को ही इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम में मतलब मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं बचा होगा स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसमें ये प्रश्न पूछा ना गया हो कि भारत के किस राज्य को उगते सूरज का भूमि कहा जाता है। तो ये भूमि है आपकी अरुणाचल प्रदेश की, क्योंकि सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही दिखाई देता है भारत के नक्शे में। और आपको बता दें, पूर्वोत्तर भारत में स्थित ये राज्य भूटान, चीन और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, जिससे ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। और दूसरा नंबर, चीन जो है कई बार कहता है, दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग चाइनीज़ की तरह दिखते हैं और इसीलिए वो हमारा हिस्सा, हमारे देश का हिस्सा है। तो अरुणाचल प्रदेश पे चीन बहुत बार दावा कर चुका है। तो खैर वो अलग चीज़ है, इसको चिल्लाने दीजिए चीन को, लेकिन अरुणाचल प्रदेश हमारा है। तो अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार से इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनाता है। ठीक है, और 20 फरवरी 1987 को इसका स्थापना हुआ था। इसको केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया गया था अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी के दिन 1987 में। और अगला प्रश्न है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने? तो देखिए, ये खिलाड़ी आपके रोहित शर्मा हैं। और रोहित शर्मा जो है इन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के शुरुआती मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल कर ली है। रोहित शर्मा ने 261 पारियों में ये मुकाम हासिल किया और ये केवल विराट कोहली से पीछे हैं जिन्होंने 222 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी। तो 222 पारियों में विराट कोहली जो है 11,000 रन पूरे करने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में पहले खिलाड़ी हैं। और 222 मैचों में इन्होंने अपनी 222 पारियों में विराट कोहली ने कितने रन बनाए? 11,000 रन। और 261 पारियों में ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने बनाया है। ठीक है, तो ये दूसरे व्यक्ति बन गए जिन्होंने 11,000 रन सबसे तेज पूरे किए हैं वनडे इंटरनेशनल मैच में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्रिकेट से जुड़े सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का जो कार्यकाल है इसको कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए, वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2 सालों के लिए बढ़ गया है, यानी कि 2 साल तक आपको ये नाम और याद रखना पड़ेगा कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो आपका आंसर होगा वी अनंत
नागेश्वरन। देखिए भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है, जो कि अब 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगा। और पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 जो है ये कहाँ पे आयोजित हुआ, तो देखिए इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। पूसा का स्थान है जो नई दिल्ली में है। देखिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 फरवरी 2025 को यानी कि आज जो है नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किया। खैर अभी तो सुबह का टाइम है, अभी नहीं किया, लेकिन 10 बजे की बात कर देंगे। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 जो है ये 22 से 24 फरवरी 2025 के दौरान आयोजित किया जाएगा। यानी कि आज 22 फरवरी है तो आज इसका आयोजन शुरू हो जाएगा, 24 फरवरी तक ये मेला चलेगा। इस मेले का विषय होगा उन्नत कृषि विकसित भारत। तो दो चीज़ याद रखिए, पूसा कृषि विज्ञान मेला कब से कब तक, 22 से 24 फरवरी तक आयोजित किया गया। इस मेले का विषय क्या है, उन्नत कृषि विकसित भारत। और भारत के कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। इसको भी दिमाग में बनाए रखिए। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता संभाली है, तो देखिए ये देश अपना भारत ही है। और आपको बता दें अभी हाल ही में, ये थोड़ा सा गलत टिक हो गया है, तो इंडिया यानी कि भारत अपना सही आंसर है। याद रखिएगा भारत ने अभी हाल ही में बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BOBP IGO की अध्यक्षता संभाली है। देखिए बयाली में 21 फरवरी 2025 को भारत ने मालदीव के माले में आयोजित 13वीं गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक थी BOBP की, इसके दौरान आधिकारिक तौर पर बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन यानी कि BOBP की अध्यक्षता ग्रहण की। ये संगठन बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। और देखिए भारत ने बांग्लादेश से अध्यक्षता हासिल की है, ठीक है, तो बांग्लादेश को हटाकर अब भारत अध्यक्ष बन गया है BOBP का। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 20 फरवरी 2025 को कितने करोड़ का बजट पेश किया। तो देखिए बजट का एक वीडियो तो मैं अभी बना के अपलोड करूंगा, यूपी का बजट जो है। तो अभी बस इतना जानिए कि 8,08,736 करोड़ रुपए का अभी हाल ही में बजट पेश किया गया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा। देखिए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 20 फरवरी 2025 को राज्य का बजट पेश किया, जिसकी कुल राशि कितनी है, 8,08,736 करोड़ रुपए। अमाउंट याद रखिएगा, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बजट जो है पिछले वर्ष 2024-25 के वित्तीय वर्ष के 7,36,437 करोड़ के बजट से 9.8% अधिक है। तो ये तुलनात्मक भी पूछा जाता है कि पिछले साल के बजट से इस साल का बजट कितना कम है या ज़्यादा है, तो ये पिछले साल के बजट से 9.8% अधिक है। इस बजट का मुख्य ध्यान अनुसंधान और विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, कल्याणकारी योजनाओं और शहरी विकास पर केंद्रित है। और साथ ही शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर विशेष जोर जो है दिया गया है इस बजट में। तो याद रखिएगा सुरेश कुमार खन्ना ने 20 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। नौवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन 200 वनडे विकेट के साथ एलिट क्लब में शामिल होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो देखिए मोहम्मद शमी जो है ये 200 वनडे विकेट के साथ एलिट क्लब में शामिल होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। शमी ने मात्र 10 मैचों में ये कारनामा 110 मैचों में ये कारनामा करके अजीत आगरकर के 133 मैचों का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा शमी ने ICC वनडे टूर्नामेंट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट 60 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बना दिया है अपने नाम, जिससे उन्होंने जहीर खान के 59 विकेट को जो है तोड़कर उनको पीछे छोड़ दिया है। और साथ ही मोहम्मद शमी ने जो है ये उपलब्धि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि अभी चल रहा है, इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच हुए मुकाबले में दुबई में जो है प्राप्त किया है। देखिए जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी है इसका आयोजन जो है दुबई और पाकिस्तान मिलकर कर रहे हैं इस बार। तो 200 वनडे विकेट के साथ एलिट क्लब में शामिल होने वाले मोहम्मद शमी जो है खिलाड़ी बन गए हैं। और आखिरी प्रश्न आज का है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने। तो देखिए विवेक जोशी बन गए हैं भारत के नए चुनाव आयुक्त। इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान सुनिए। देखिए विवेक जोशी का कार्यकाल 18 फरवरी 2031 तक रहेगा, जो कि भारत में
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक निर्धारित कानूनी ढांचे के अनुरूप है और ये 58 साल की उम्र में बने हैं। भारत के सबसे युवा चुनाव आयोग में शामिल होने वाले व्यक्ति, मतलब 58 साल, मतलब बुढ़ा एक आदमी जो है वो सबसे युवा बना हुआ है, क्योंकि अभी तक बूढ़े लोगों की नियुक्ति होती थी 60-62 सालों में। तो 58 वर्ष की आयु में ये चुनाव आयोग में शामिल होने वाले सबसे युवा व्यक्तियों में से एक बन गए हैं विवेक जोशी। और देखिए, चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 6 सालों का होता है, फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। यानी कि कोई व्यक्ति जो है, अगर मान लीजिए 62 साल की उम्र में अगर अपॉइंट होता तो वो केवल 3 साल तक ही, यानी कि 65 वर्ष की आयु तक ही रह पाएगा इस पद पर। और इनके लिए प्लस पॉइंट क्या बन गया विवेक जोशी के लिए, इनकी उम्र वर्तमान में कितनी है, इनकी उम्र है 58 साल। ठीक है, तो 58 साल उम्र है और ये 65 साल की उम्र तक, यानी कि लगभग 7 सालों तक इस पद पर बने रह सकते हैं। सॉरी, 7 नहीं, 6 साल तक। ठीक है, तो 6 साल का कार्यकाल होता है किसका, चुनाव आयोग का। तो यानी कि ये लगभग जो है आपका मान के लिए 2025 चल रहा है, 2031 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। ठीक है, 18 फरवरी 2031 तक इनका आखिरी कार्यकाल होगा। ठीक है, या फिर बीच में अगर ये इस्तीफा दे देते हैं, सरकार इनको हटा देती है, तो वो अलग चीज़ है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।